नमस्कार साथियों, अर्न अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्न अकेडमी, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हमारे क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस है ना, हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, पेपर 1 यूनिट 9। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा परिचय। मेरा नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल में। उसके बेसिस पे फिर गेट क्वालिफाई किया था 2013 में, और वहां पे सेंटर गवर्नमेंट केंद्र सरकार में जॉब लगा, अपनी सेवाएं दी। सिविल सर्विस में 16-17 दो बार क्वालिफाई। यूपीएससी में 16-17 जो मेरा अनुभव है, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में भी इन्वायरमेंट के सवाल आते हैं, तो वहां पे यूपीएससी में सिविल सर्विस में 16-17 जो मेंस क्वालिफाई करने का अनुभव है, वो इस मंच के माध्यम से मैं आपको साझा करने का प्रयास करता रहूंगा। और एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन पे बेस्ड है, उससे मैं आज भी जुड़ा हूं टैरी के साथ। टैरी के साथ इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस के रिगार्डिंग। अब तक मैं आरपीएससी यूपीएससी के लिए लेक्चर्स बनाता था, स्टेट पीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए, लेकिन अब आपके साथ में जो कि सिलेबस में कुछ सिमिलरिटी थी, खास तौर पे इस टॉपिक पीडी में और इन्वायरमेंट ऑप्शनल में, तो मैं जुड़ गया आप लोगों के साथ में अब नेट जेआरएफ के लिए। तो साथियों, मेरी प्रोफाइल अर्न अकेडमी के ऐप पे जाइए, गूगल के प्ले स्टोर से अर्न अकेडमी के ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मेरी प्रोफाइल नवीन शर्मा के नाम से दिख जाएगी आपको। आरपीएससी के लिए मैंने तमाम लेक्चर्स बनाए हैं, खास तौर पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक वैकेंसी आई थी बीच में, एसीएफ फॉरेस्ट सर्विसेज की। वहां पे इन्वायरमेंट एक ऑप्शनल पेपर था, वहां इन्वायरमेंट के मैंने बहुत से लेक्चर्स बनाए। ये लेक्चर्स स्पेशल क्लास, फ्री क्लास भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जहां तक बात करूं YouTube चैनल की, तो मैंने आपने देखा ही होगा कि भाई सारे अब जो लेक्चर्स हैं सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट YouTube चैनल पे। उसके अलावा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम नवीन जो है, उसमें आप एनवायरमेंट टाइप करेंगे तो वहां पर भी 20-22 अराउंड लेक्चर्स हैं एनवायरमेंट के, जो मैंने कवर किए बेसिक से एंड तक। ये आपकी पेपर 1 यूनिट 9 टॉपिक पीडी उसमें हेल्प करेंगे। दूसरा आपको मदद करेंगे इन्वायरमेंट ऑप्शनल पेपर, जिन साथियों को एनवायरमेंट ऑप्शनल पेपर है वहां पे भी पूरा सहायता करते हैं। तो साथियों, हमारा जो अर्न अकेडमी का प्लस कोर्स है, वहां के बारे में कुछ बात हर क्लास में आपसे करते हैं। उसी कड़ी में एक बात, आपको गूगल के प्ले स्टोर से अर्न अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे क्लासेस लाइव रहती हैं हमारी। तमाम एजुकेटर्स 24/7 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल पेपर के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी बात, हमारे कोर्स में टेस्ट सीरीज उसका पार्ट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे अलग से नहीं करवाई थी, उसी सीरीज उसी कंसेप्ट में इंक्लूडेड है। तो टेस्ट सीरीज जो है हमारे नेट जेआरएफ का जो अनअकैडमी का जो हमारा कोर्स चल रहा है वहां पे शामिल है। कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाता है, चाहे आपका कोई भी ऑप्शन हो, चाहे आपका ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका ऑप्शनल कॉमर्स हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हो। हर पर्टिकुलर पेपर का सिलेबस स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज मैनर में कंप्लीट करवाया जाता है। पीडीएफ आपको हर लेक्चर का मिल जाएगा। तो ये सारे एजुकेटर्स मेरे साथ साथ सब जुड़े हुए हैं आपके साथ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी बात करूं, पेपर 1 कंप्लीट करवाना ये मेरा टारगेट अन अकेडमी के प्लस कोर्स पे। दूसरा, पेपर नंबर 2 एनवायरमेंट साइंस को कवर कराना। अभी थोड़ा सा चूंकि मैंने लेट यहाँ पे स्टार्ट किया आप लोगों के साथ मई में, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं दिसंबर वाली साइकिल को, ठीक है। बट कोशिश करूंगा जिन साथियों का एग्जाम इस मई वाली साइकिल जो है, जो हो सकता है जुलाई अगस्त में आपका नेट जेआरएफ का पेपर हो, उसकी उम्मीद जताई जा रही है, तो मैं वहां उसके अनुसार भी पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीडी तो मैंने वहां पे कवर कर दिया था, पर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जैसे कि आपका कम्युनिकेशन, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन, यहां पे कवर करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद एनटीए यूजीसी नेट कोर्स का सिलेक्शन कीजिए। यहाँ पे आपको एक विंडो खुलेगी, तमाम जो आपके ड्यूरेशन है उसकी कितनी फीस है, 1 महीने की फीस, 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की। तो 12 महीने की बात करूं, 12 महीने की फीस अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे है 13,750 रुपए, 13,750।
इसमें आप जो कोड NAV10 इस्तेमाल करेंगे, कोड NAV10 इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी एक साल की इस कोड को यूज करने के बाद आएगी लगभग 12,375 रुपए। एक साल की भी आपकी 12,375 रुपए हो जाएगी कोड यूज करने के बाद। कोड NAV10 यूज करने के बाद आपकी जो फी है ये 12,375 हो जाएगी एक साल की, जिसमें कि आप मेरे साथ साथ हमारे सारे एजुकेटर्स के लेक्चर, वीडियो, PDF, टेस्ट सब देख सकते हैं। उसी प्रकार 6 महीने की फी अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे 11,250 है। अगेन कोड आप यहाँ पे NAV10 यूज किया, यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिला। आपकी फी हो जाएगी लगभग 10,000 प्लस। ये आपका फीस रहेगा 6 महीने का प्रोग्राम का। तो 6 महीने में और एक साल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस फीस में आप सिंगल फी में आप टेस्ट क्वेश्चंस, हमारे साथी एजुकेटर सबके लेक्चर्स, वीडियो, PDF, चाहे कोई भी ऑप्शन पेपर हो आपका, इस कोड को यूज करने के बाद आपको सारे ऑप्शन पेपर के एजुकेटर्स के वीडियो, PDF और लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैंने अब तक क्या कवर किया है? मैंने अब तक अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे कुछ टॉपिक्स पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऑलमोस्ट मैंने वहां पे कवर किए हैं। और ये मेरा बैच आपका 12th मई से आया था। तो सब्सक्रिप्शन आप आज भी लेंगे तो भी मैं पुराने सारे लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरा PDF आपको इनका मिल जाएगा वीडियो के साथ साथ। तो साथियों, हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो एक दौर हम लेके आ रहे हैं, लगातार हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिक क्वेश्चन कहूंगा, बल्कि मैं क्लासिक क्वेश्चन से सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा इन सवालों को हल करने के लिए। लेकिन इन सवालों को आपने हल कर लिया तो ये मान के चलिए कि काफी हद तक तैयारी आपकी सही डायरेक्शन में। ज्यादा सवाल नहीं है, 10 सवाल रखे हैं इसमें मैंने। हर सवाल के लिए आपको 50 सेकंड मिलेंगे और टाइमर यहाँ पे चलता रहेगा। तो आप अपना जवाब कमेंट के थ्रू मार्क कीजिएगा और जब 50 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पे आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल यह है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, आपके सिलेबस में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। सवाल देखिए, टाइमर यहां पे चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वर्सकुलर प्लांट होती हैं एज एंडेमिक। क्या ये सही है? सेकंड, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। क्या ये सही है? थर्ड, इट मस्ट बी होम टू एटलीस्ट 10 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अब बताइए साथियों, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? टाइमर को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए। टाइमर खत्म होने के बाद आंसर यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसका जवाब है आंसर नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल। जवाब आंसर नंबर ए। आपके सिलेबस में बायोडायवर्सिटी डिफाइंड है, उसी का एक कंपोनेंट है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये ऐसे प्लेसेस है जहां पे तकरीबन मिनिमम, बल्कि बोलूंगा मिनिमम इन एरियाज में इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि इन प्लेस को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। कोई भी स्थान बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कब कहलाएगा, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आप 1500 स्पीसीज वहां पे तो वर्सकुलर प्लांट्स की, वर्सकुलर प्लांट्स ऐसे पौधे जिसमें जाइलम फॉइलम नाम के टिश्यू हैं, जो कि आपका जिनका रूट्स के थ्रू वाटर एक्सट्रैक्ट होकर ऊपर जाता है कैपिलरी एक्शन से। ये वर्सकुलर प्लांट्स, इन प्लांट्स की तकरीबन मिनिमम 1500 स्पीसीज इस रीजन में एंडेमिक होने चाहिए। एंडेमिक का मतलब यह है कि वो सिर्फ उसी रीजन में मिलेगी और कहीं नहीं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन की विशेषता होगी, उसी पर्टिकुलर रीजन पे स्पेसिफिकली पाई जाएगी। तो मिनिमम 1500 स्पीसीज ऑफ वर्सकुलर प्लांट्स यहां पर पाई जाती है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। फर्स्ट क्राइटेरिया। तो किसी प्लेस को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए पहली शर्त यह है कि कम से कम 1500 स्पीसीज ऑफ वर्सकुलर प्लांट्स उस एरिया में एंडेमिक स्पेसिफिकली पाई जानी चाहिए। नंबर 2, वो एरिया थ्रेटेंड भी हो, थ्रेटेंड इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन। तो यहां पे उस एरिया में कम से कम एटलीस्ट 70% अपनी ओरिजिनल हैबिटेट को उसने लॉस कर दिया, अपने ओरिजिनल वेजिटेशन को उसने लॉस कर दिया। तो 70% उसका लॉस वहां पे हो चुका हो, अपने हैबिटेट का, अपनी वेजिटेशन का, ये मिनिमम है।
दोनों क्राइटेरिया में नोट करो, एटलीस्ट कंडीशन है मिनिमम यहाँ पे 15% मिलने चाहिए एज एंडेमिक, और मिनिमम 70% यहाँ पे लॉस हो जाना चाहिए, थ्रेटेड होना चाहिए एरिया। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो वो प्लेस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकता है। इस हॉटस्पॉट का कहीं भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड उससे ऐसे को डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। वो स्पीसीज जो बिल्कुल थ्रेटेंड के उस कगार पे, एनिमल्स की बात यहाँ पे नहीं, खाली प्लांट्स की बात की गई है और वेजिटेशन की बात की गई है, हैबिटेट की बात की गई है। तो अगर ऐसे बोले आपसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल से किसका कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है इसकी डेफिनेशन में। इसीलिए ये 10 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का होम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे गलत, 3 गलत, 1 और 2, तो यहाँ पे आंसर आपका ए ओनली। सवाल आपका पेपर 1 यूनिट 9 टॉपिक पीडी से उठाया गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या कहलाते हैं। अगला सवाल, नागोया प्रोटोकॉल, अगेन आपके सिलेबस का ही पार्ट है, सोच के बताइए नागोया प्रोटोकॉल में इन 3 स्टेटमेंट में तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, क्या ये जो प्रोटोकॉल है इट सेव्स कंट्रीज फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फॉरेन बायो प्रोस्पेक्टिंग। सोचिए बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, अगर वो पता है तो जवाब मिल जाएगा। सेकंड, इट इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, क्या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। थर्ड, इट कवर्स ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेस, क्या इसमें जेनेटिक रिसोर्सेस की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कवर्ड है। 3 स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन है, चूज कीजिए टाइमर को ध्यान में रखते हुए। आंसर डी 2 और 3 एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया जा सकता था। यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम जो है गलत है, 2 और 3 सही है। तो ये मैंने कई बार बताया आपको, ये टॉपिक क्या है, नागोया प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का जो कन्वेंशन होता है जिसकी ओरिजिन आपका अर्थ समिट 1992 से, उसका 10th सीओपी होता है आपका नागोया प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको बताया कई बार कि जो बेसिकली एक कन्वेंशन होता है उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स ईयर बाय ईयर बेसिस पे होते हैं। तो 2010 में 10th सीओपी होता है आपका नागोया प्रोटोकॉल के रूप में। नागोया कहां पे है, जापान में ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसका नाम नागोया प्रोटोकॉल रखा गया है। तो ये जापान में की गई थी मीटिंग एग्रीमेंट, इसलिए इसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का 10th सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो देश जिन्होंने कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रेटिफाई करा है वो मिलते हैं आपस में, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, ये प्रोटोकॉल साइन होता है आपका 2010 में नागोया जापान में। अब इसमें इसके अंदर क्या बात है, ये जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है उसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट पिलर्स जुड़ा हुआ है। थर्ड जो प्रिंसिपल है, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, असेस एंड बेनिफिट, ABS, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। जो आप रिसोर्स किसी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी का मिलता है, उस रिसोर्स को दूसरी कंट्री के लोग, दूसरी कंट्रीज की कंपनीज बिना बेनिफिट शेयर करे उस रिसोर्स को उस ए कंट्री से बी कंट्री में ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। जैसा कि भारत के केस में हुआ था आपका नीम में, बासमती राइस में, नीम में जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो ट्राइबल पीपल पजेस करते हैं, उस नॉलेज को इस्तेमाल दूसरी कंपनी करी, उनका पेटेंट रिलीज कर रहे हैं। तो वहां पे असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाला कंसेप्ट। तो यहां पे इस बात जो हमारे कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो 3 पिलर्स हैं उसके अंदर पिलर नंबर 3, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, उसको ध्यान में रखते हुए नागोया प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, ठीक है। और इसके अंदर यह बात रखी गई कि आप ट्रेडिशनल नॉलेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज की ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिजिनस लोग पजेस करते हैं, उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी, बाहर के विदेशी नागरिक यहाँ पर आके उन ट्रेडिशनल नॉलेज को
एक्वायर करे और अपने देश में आके उसको पेटेंट पब्लिश कर दे, उसको कुछ फायदा नहीं मिल पाए। तो वो चीज नहीं, असल बेनिफिट नहीं। ट्रेडिशनल नॉलेज की बात यहाँ पे की गई है, एकदम सही। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो हमारा कन्वेंशन सीबीडी का है वो लीगली बाइंडिंग है, तो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, एकदम सही। कानूनी दायरे के तहत कवर्ड है, लीगल प्रोविजन इसमें शामिल है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में बायो प्रोस्पेक्टिंग नाम का कंसेप्ट नहीं है। कि ये कंफ्यूजन, इस फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है बायो प्रोस्पेक्टिंग से? एक टर्म होती है आपकी बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक टर्म होती है आपकी बायो पायरेसी। एक होता है बायो पायरेसी, एक होता है आपका वर्सेस बायो प्रोस्पेक्टिंग, जो आपके ऑप्शनल में आपको दिया हुआ है। अगर यहां पे बायो पायरेसी होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि बेसिकली दूसरी कंट्री या दूसरी कंपनी जो है बाहर की, वो किसी एक देश में आके इंडिजिनस पीपल की ट्रेडिशनल नॉलेज, जेनेटिक रिसोर्सेज को अक्वायर करती है और उस इंडिजिनस पीपल को, इंडिजिनस कंट्री को उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट रहता है बायो पायरेसी। आपने उस रिसोर्स को उस एरिया से अक्वायर किया, उसको कॉमर्शलाइज किया आपने, लेकिन आपने उस कंट्री को बिना बताए, एक तरह से पायरेटेड प्रोडक्ट है आपका। बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग में भी हम क्या करते हैं कि जो रिसोर्स है आपका, उस रिसोर्स को ए कंट्री बी कंट्री में हो सकता है, उस रिसोर्स को किसी एक प्लेस से आपने एक्वायर किया, उसको कॉमर्शलाइज किया, पर ये पायरेटेड नहीं है, ये डिस्कवर किया आपने, किसी एक एरिया में जाके किसी प्रोडक्ट को डिस्कवर किया जो लोग नहीं जानते थे, उस प्रोडक्ट को डिस्कवर किया, डिस्कवर करके उसको रिसोर्स को आपने कॉमर्शलाइज किया। वहां पायरेसी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बायो पायरेसी में बिना उस कंट्री के लोगों को पता है उसके बारे में, उस ट्रेडिशनल नॉलेज भी है किसी एक रिसोर्स के बारे में कि इससे फायदे ही है, इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है, वो रिसोर्सेस उस कंट्री में मिलते हैं, सबको पता है, लेकिन उनको बिना बताए या उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को इस्तेमाल करना और उनका फायदा नहीं पहुंचाना, बायो पायरेसी। तो ये जो आपका नागो प्रोटोकॉल है, इट डील्स विद बायो पायरेसी, डील करता है। अगर इस ऑप्शन में यदि बायो पायरेसी होता तो सही होता। बायो प्रोस्पेक्टिंग में हम डिस्कवर करते हैं, फिर प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करते हैं सबके बेनिफिट के लिए। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम आपका रॉन्ग है, डी 2 और 3 ओनली। साथियों अगला सवाल अगेन आपका टॉपिक पेपर 1 यूनिट 9 कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हुआ। HE टारगेट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन? फर्स्ट सीबीडी, सेकंड वॉशिंगटन कन्वेंशन, थर्ड रामसर कन्वेंशन, फोर्थ बोन कन्वेंशन। ये एक सरल सवाल है, मैंने पहले भी इसकी प्रैक्टिस करवाई है। तो HE टारगेट भी आपका क्या है? अगेन मैं इसका जवाब आपको देता हूं। HE टारगेट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जुड़े हुए हैं। सीबीडी जो आपका नागोया प्रोटोकॉल हुआ, नागोया प्रोटोकॉल अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था, नागोया प्रोटोकॉल जो आपका यहाँ पे COP10 है, COP10, और 2010 में ये प्रोटोकॉल होता है। उसके अंदर एक टारगेट डिफाइन किया गया, तकरीबन 20 टारगेट्स का एक सेट है, 20 टारगेट्स का एक सेट है। 5 यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, 5 यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आपके गोल्स हैं। ये टारगेट का जो टाइम पीरियड है वो है 2011 से 2020 तक का डेकेड यहाँ पे कवर किया गया है, 10 साल का। तो HE टारगेट जो है बेसिकली कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की ही उपज है, उसका नागो प्रोटोकॉल, उसमें इस बार इन टारगेट्स पे चर्चा होती है। तकरीबन 20 टारगेट का सेट है जो कि 5 स्ट्रेटेजिक जो गोल्स में डिफाइन किया हुआ है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी का, और इससे के कन्वेंशन, इसके प्रोटोकॉल्स, खास तौर पर प्रोटोकॉल के अंदर क्या बात की गई है, वो बात जो है कई बार आपको घुमा फिरा के एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो जवाब आपका ए, ये CBD का ही पार्ट है, कवर्ड अंडर नागो प्रोटोकॉल ऑफ 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इन 4 में से क्या स्टेटमेंट सही है आपका रिगार्डिंग ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट? इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, चारों स्टेप पढ़िए। फर्स्ट, टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इनटू ग्रिड। सेकंड, टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड,
to power specific transport highways with renewable energy. Fourth, to provide for operational and energy efficiency measures to reduce T&D, transmission and distribution losses. ग्रीन एनर्जी का संबंध, प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चार ऑप्शन पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। आपके टॉपिक सिलेबस के पार्ट है और ये सवाल एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स में भी बनता है। जवाब साथियों आंसर नंबर ए, आंसर ए सही है। यहां पे ये सवाल मैंने पहले भी कुछ तरीकों से प्रैक्टिस करवाया था आपको। ए इज द राइट आंसर। देखिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है? आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का मतलब ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। जब भी वर्ड ग्रीन एनर्जी आए समझ लेना रिन्यूएबल सोर्सेस की बात की जा रही है। अब आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों में रिन्यूएबल वर्ड कॉमन, यहां भी रिन्यूएबल है, यहां भी रिन्यूएबल है और इसमें भी रिन्यूएबल है। तो अगर तुक्केबाजी गैस वर्क से क्या करेंगे तो अभी भी सॉल्व नहीं होगा। तीनों में से आप क्या चूज करें? क्योंकि ये भी सही लगता है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसका इंस्टॉलेशन को बढ़ाना है, ये भी हो सकता है अगर नहीं आइडिया है तो। दूसरा, जो आपके हाईवेज हैं, क्योंकि तो कॉरिडोर की बात की गई ना, तो कॉरिडोर का लगता है दिमाग में आता है हाईवे की बात कर रहा है। तो हाईवे जो आपके ट्रांसपोर्ट हाईवेज है उसको आप पावर करोगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ये देख के लगता है ऐसा, अगर नहीं इसको ढंग से एनालाइज किया, पर ये गवर्नमेंट की स्कीम से प्रोजेक्ट होते हैं ना, यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ता है। जब तक आप नहीं देखोगे गैस वक्त तुक्केबाजी से वो काम नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर ये जो आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके ग्रिड है, ये मान लीजिए हमारी जो पावर ग्रिड है, ये हमारी पावर ग्रिड है, तमाम आपके तारों को जाम, ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा इंस्टॉल्ड है। तो ये जो आपकी पावर ग्रिड है इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली हमारी कोयले से जनरेट होती है उसको यहाँ पे थ्रू वायर्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सोलर जो हमारे आपके सेल्स हैं वो अलग से इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसमें एनर्जी मिलती है हमें, लेकिन वो इस ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। तो जो हमारी कन्वेंशनल ग्रिड है जिससे कि हमें आपके वायर्स के थ्रू हमारे घरों में बिजली पहुंचती है, थर्मल पावर प्लांट के थ्रू या गैस पावर प्लांट के थ्रू, उसी ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जीज जो आपके सोर्सेज है उनकी एनर्जी को भी पहुंचाना है प्रपोर्शनेटली। तो इसका पर्पस ये है कि जो आपका ग्रिड है, इस ग्रिड में हम जो रिन्यूएबल, आपने सोलर सेल लगाया, सोलर सेल से एनर्जी को जनरेट किया, उसको फिर इस ग्रिड से आपने कनेक्ट कर दिया, ग्रिड से आपने कनेक्ट कर दिया। तो वो जो आपके घरों में, हम सबके घरों में एनर्जी आएगी, उसमें कुछ प्रपोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी का भी रहेगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, इट फैसिलिटेट the flow of renewable energy into the conventional grid. A is the right answer. A यहां पे सही जवाब, A यहां पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताइए इनमें से कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। सेलेक्ट कीजिए इनमें से कौन से आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। फर्स्ट ऑप्शन हेलेंस, सेकंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, थर्ड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फोर्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिफ्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपके सिलेबस पे मॉन्टे प्रोटोकॉल पूरा ले लेना ओजोन डिप्लीशन से है। तो इन पांचों में से कौन से सब्सटेंसेस ओजोन डिप्लीशन कैटेगरी ओडीएस के तहत शामिल किए जाते हैं, जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो जवाब साथियों आंसर बी। ये टॉपिक है ना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, ये आपका मॉन्टे प्रोटोकॉल में बहुत अच्छे से कवर्ड है, मॉन्टे प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। मॉन्टे प्रोटोकॉल आपका 1987 में आया था और इसका कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन 1985 का, उसके तहत ये प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बेसिकली कन्वेंशन की ही पार्ट। कन्वेंशन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसके तहत जो एग्रीमेंट्स कंट्रीज के बीच में होते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो इसमें एक लिस्ट दी हुई है कि कौन से सब्सटेंसेस ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं। वहां पे ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन का जब भी नाम आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन
एक नाम निकल के आता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम निकल के आता है। बेसिकली जहां पे क्लोरीन होगा, जहां ब्रोमीन होगा, या जो हेलोजेंस होंगे, वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के बाद ओजोन को डिप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पर भी क्लोरीन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यहाँ पे क्लोरीन का कंपाउंड है, ये भी आपका इन्वॉल्व है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हेलेंस में क्लोरीन ब्रोमीन सब आएंगे, तो हेलेंस का मतलब हेलोजन से ही है। यहाँ पे जो क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड है, ये मैंने आपको बताया कि ये फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं और ओजोन से रिएक्ट करके फिर उस क्लोरीन मोनोऑक्साइड या ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो साथियों, अभी दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है हमेशा कि हम खाली क्लोरीन का नाम याद रखते हैं, लेकिन आप ये बात भी समझ लीजिए कि ब्रोमीन का ओजोन डिप्लीट करने का पोटेंशियल कहीं ज्यादा है क्लोरीन से। ब्रोमीन बहुत रेस्पॉन्सिबल है, ब्रोमीन भी बहुत रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन से कहीं ज्यादा। जब भी हेलेंस मिले, इसको मान लेना कि ओडीएस है, ओजोन डिप्लीट सब्सटेंस है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट फोर्थ है, जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे फोर्थ है, वहां पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता ओजोन को डिप्लीट करने में। तो फ्लोरीन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए ये आपका नहीं होगा। क्लोरीन ब्रोमीन रेस्पॉन्सिबल है, उनके कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल, फ्लोरीन आपका रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं ओजोन डिप्लीट करने में। जो क्लोरीन है वो तो बनाता है हमारा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है, ओजोन डिप्लीट है। लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता। तो इसका जवाब आंसर नंबर बी 1, 2 एंड 3 एंड 5। आप एलिमिनेशन मेथड से इतना पता होना चाहिए था कि फ्लोरीन का कोई रोल नहीं है ओडीएस में, तो जवाब मिल जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों, अगला सवाल के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं? दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। यहां पे ऑप्शन पूछा है आपसे, कौन से इनमें से प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल है? फर्स्ट, पर्टिकुलर मैटर, सेकंड, ओजोन, थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोच के बताइए इनमें से कौन से आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। टॉपिक पॉल्यूशन से लिया गया सवाल। जवाब है आंसर नंबर डी। आंसर डी इज करेक्ट। सवाल इजी है, इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सोचेंगे तो दो तरह के प्रोडक्ट आपके प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है? जो बेसिकली जिनका आप ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली एमिशन है, वो डायरेक्टली एमिट होते हैं किसी सोर्स से, डायरेक्टली एमिट फ्रॉम सोर्स। उनका एमिशन डायरेक्ट सोर्स है, जैसे इंडस्ट्री से एमिशन निकल रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। जबकि इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा नहीं बोलेंगे, इसका दूसरा जो आपका टाइप है वो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या होता है? दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली एमिट होने की सोर्स है, वो आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर दो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करे, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट ए और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बी मिलके तीसरा आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट सी बनाएगा। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपका डायरेक्टली एमिट सोर्स से हो रहा है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली सोर्स से एमिट नहीं होता। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन से, केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। तो देखिए, हम जो हमारा इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स हैं, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डायरेक्टली एमिट होते हैं। SO2 और आपका NO2 डायरेक्टली एमिट है इंडस्ट्री से और या ऑटोमोबाइल से। उसी तरह पर्टिकुलर मैटर PM2.5 या PM10 जो आपके पर्टिकुलर मैटर है, यहाँ पे 2.5 10 जो है माइक्रोमीटर में उसका डायमीटर, उस डायमेंशन, उस पार्टिकल का डायमेंशन, ये भी डायरेक्टली एमिट होता है। लेकिन ओजोन, दो तरह की ओजोन है। एक ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में हमको बचा रही है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो कि गुड ओजोन कही जाती है। दूसरी ओजोन होती है आपकी बैड ओजोन, जो कि आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन से बनती है, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है, बैड ओजोन। ये ओजोन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नुकसानदायक है। ये ओजोन आपका से तमाम बीमारियां भी हो सकती है, और ये
दिक्कत है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ह्यूमन डिजीज के लिए। तो ये ओजोन है, बैड ओजोन, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्यों क्यों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन, यहाँ पे जो उसका फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली सोर्स एमिशन नहीं, कोई भी सोर्स नहीं है जो डायरेक्टली ओजोन को बनाए, डायरेक्टली एमिट करे। दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन के एज ए रिजल्ट के तौर पे ये आपका बनता है ओजोन। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। जवाब आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, डी इज करेक्ट। तो ये सवाल प्राइमरी सेकेंडरी के बहुत कॉमन है, आपके सिलेबस में पॉल्यूशन टॉपिक भी लिखा है, पूछे जाएंगे। साथियों अगला सवाल है आपके सामने, इंडिया का एयर क्वालिटी को, एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए इंडेक्स इंडिया ने बनाया है जिसका नाम है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। उस इंडेक्स में किन पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड ओजोन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ लेड, फिफ्थ अमोनिया। बहुत ही अच्छा सवाल। इंडिया का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में किन किन पॉल्यूटेंट्स को हमने इंक्लूड किया है? सारे पॉल्यूटेंट शामिल नहीं है। और आप देखिए होगा आपने सफर इंडेक्स, दिल्ली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन में जाओगे तो वहां पे वो उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा या क्वांटिटी भी दिखाता है कि इस समय एयर का क्वालिटी इंडेक्स AQI कितना है। तो SO2, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया, क्या होगा इसमें से? आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, 1, 2, 4 एंड 5। अगेन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होगा, बहुत ही सवाल था। 1, 2, 4 एंड 5 बस पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, NaCO2, उसमें आगे लेड भी है पर ये प्राइमरी है। N नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, C यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O यहाँ पे ओजोन और P यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर। ये सब शामिल है एयर क्वालिटी, एयर के पॉल्यूशन को चेक करने के लिए इंडिया का जो स्पेसिफिक इंडेक्स बनाया गया है उसे कहते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, NAQI। एयर की पॉल्यूशन, एयर कितनी पॉल्यूटेड है कितनी नहीं है, जो अखबारों में पढ़ते हो ना आपकी दिल्ली में, बॉम्बे में या हमारे चेन्नई में वायु का पॉल्यूशन कितना रहा, आपके शहर में वायु का कितना स्तर है, कितनी क्वालिटी की वायु है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो पॉल्यूटेंट से घिरी हुई है या पॉल्यूशन का स्तर कम है वहां पे, जो दिल्ली में आए दिन अखबारों में आता भी है। तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये उस चीज को चेक करने के लिए। तो कैसे आप जज करोगे इसी एयर की क्वालिटी को? उसमें पॉल्यूटेंट्स का स्तर कितना है, उसकी इंटेंसिटी, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की करते हैं, कार्बन ओजोन की करते हैं, लेड की भी करते हैं, अमोनिया की भी करते हैं। लेकिन इस एयर के क्वालिटी इंडेक्स में मैंने आपको बताया NaCO2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो ये सही होता, अदरवाइज ये आपका रॉन्ग है। तो इसलिए 1, 2, 4 एंड 5 बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल चूंकि इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, टॉपिक पॉल्यूशन से भी है, आपको मदद करेगा। साथियों अगला सवाल सोच के बताइए, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन चारों सेक्टर से कितना क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वो सबसे आखिरी में आएगा, जिस सेक्टर का ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन चारों को आपको अरेंज करना है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में। सोचिए 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 1। जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है, ये सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो नेट JRF में इस बार आ सकता है। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले कई बार। साथ जवाब आंसर नंबर बी 4213 4213 4213 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे सबसे ज्यादा जिस सेक्टर से एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या ग्रीन हाउस गैसेस का बोलिए, तो वो आता है आपका एनर्जी सेक्टर।
एनर्जी में आपके फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग शामिल है, और हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो भी एनर्जी का पार्ट है। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्व है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, ठीक है, हम बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी क्या है, हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे भी आपका उस बर्निंग से ग्रीन हाउस गैस CO2 और आपके तमाम नाइट्रोजन, ये CH4, ये सब गैसेस बाहर एमिट होती हैं। तो ये बात सही है कि एनर्जी जो है आपका ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए, ठीक है। कुछ सोर्सेज में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ जगहों पे CO2 CH4 दोनों निकलते हैं। सेकंड नंबर पे आपका जो उस ऑर्डर में देखोगे तो द्वितीय स्थान पे डिग्रीज, थोड़ा डिग्रीज करेंगे तो यहां पर आएगा आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का CH4, यहाँ पे CH4 कैसे, जो राइस है, राइस की फील्ड है, राइस की फील्ड है आपका, लाइव स्टॉक है, राइस फील्ड लाइव स्टॉक। तो जो हमारे एनिमल्स बेसिकली जुगाली करते हैं उससे, काऊ कैटल, वहां से आपका CH4 रिलीज होता है। राइस की फील्ड, धान की कृषि, वहां से भी आपका CH4 का एमिशन, राइस की फील्ड बहुत बड़ा सोर्स है CH4 के एमिशंस के लिए। तो क्रॉप रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि गैसेस तो एमिट करते हैं ना, तो ये राइस जो फील्ड है ये बेसिकली CH4 के रेस्पॉन्सिबल। मीथेन के लिए, मीथेन को देखोगे, मीथेन आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस के उस कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल रखता है। उसके बाद आपका नीचे आओगे तो फिर आएगा आपको सेकंड नंबर पे थोड़ा कम, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वो भी ग्रीन हाउस के रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज आपकी टोटल एनर्जी पर बेस्ड है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, वहां पे जितना एमिशन है उससे कम मिलेगा आपको इन इंडस्ट्रीज में जहां किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये आपका थर्ड नंबर पे थोड़ा डिक्रीज हो गया। और लास्ट वेस्ट की बर्निंग से भी हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं। बायोमास में क्या होता है, बायोमास में भी ये हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली इसका कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू एनर्जी, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये आपका ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एमिशन जो है आपको मिलता है एनर्जी सेक्टर से, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 4213। ये सवाल नेट JRF में पूछा जा चुका है, उसका PYQ है, ये सवाल बनेगा, आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। तो याद रखिए, समझ लीजिए सवाल बन सकता है। अगला सवाल आपके सामने साथियों, बताइए इन छह गैसेस को आप इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बेसिस पर, ये छह की छह ग्रीन हाउस गैस है, इन छह की छह ग्रीन हाउस गैसों को इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज करो ऑर्डर में। तो याद रखिएगा, जो गैस जितना ज्यादा वार्मिंग करने का पोटेंशियल रखती है उसका GWP या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन, और लास्ट ऑप्शन आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जवाब आंसर नंबर ए। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। आंसर ए, ये ऑर्डर जो है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आंसर ए इज करेक्ट। तो यहां पे हमें दिमाग में लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मात्रा उसकी है। लेकिन अगर आप बात करो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है टेम्परेचर को राइज करने का, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करने का, उस ऑर्डर में बात करोगे GWP में, तो यहां पे आपका निकलेगा ए। सबसे पहले आएगा आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाईएस्ट, इसका आपका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है GWP, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन GWP। यहां बात ग्रीन हाउस गैसेस के या ग्रीन हाउस, या ऐसे बोलिए यहां बात हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रीब्यूशन की नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की कंट्रीब्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात है। जब ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रीब्यूशन की बात होती है तो वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। इनमें तो कुछ गैसेस की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, लेकिन इनका GWP जो पोटेंशियल है आपका उस एटमॉस्फेयर को वार्म करने का, वो कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, अगर आप देखोगे तो इससे आपका C तो वैसे ही कट गया। अब देखते हैं उसके थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा कम किस में इसके बाद। तो फोर्थ के बाद मिलेगा परफ्लोरोकार्बन, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन एसएसएस का, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन फिफ्थ नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। तो ये
4 अब देखिए ए और सी दोनों में आपका जो है ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका 4 6 बी और सी। तो अब अगर खाली इतना पता है कि फर्स्ट पे आपका आता है सल्फर हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन है, तो इस हिसाब से ये तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही बचा। पर ठीक है, हम ऑर्डर पूरा देख लेते हैं। तो पहले सल्फर हाइड्रोक्लोराइड, फिर परफ्लोरोकार्बन, उसके बाद आपका 6 नंबर पे आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए याद रखना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ओजोन को डिप्लीट करने का पोटेंशियल तो नहीं है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट आता है आपका किगाली एग्रीमेंट, उसमें एचएफसी को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपका 6 ऑर्डर। फिर थोड़ा पीछे आते हैं, पीछे आएंगे तो थर्ड पे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जानते हैं कि जो 4 गैसेज हैं उनमें तो एक तो ये है ना आपका CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, CO2, तो ये है। पर इसका पोटेंशियल जो है थोड़ा सा कम है। और पीछे आएंगे तो फिर आपको मिलेगा मीथेन, CH4 मीथेन। और लास्ट में आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये नंबर 1 पे आएगा। पर जहां GWP की बात होगी ये सबसे आखिरी में आ रहा है, इसको याद रखिएगा। तो ये जवाब आपका आंसर नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी आंसर ए इज करेक्ट। ए यहां पे सही है, ए सही है, बी तो गलत हो गया, ए यहां पे सही है। अगला सवाल आपके टॉपिक जो है सिलेबस में दिया है UNFCCC, इनमें से कौन सी इंप्लीमेंटेशन एंटिटी है? भारत की बात की जा रही है, इंडिया की। इंडिया ने भी UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया था और हमारे देश में आके रेटिफाई भी हो चुका है ये। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो एडेप्टेशन फंड सेटअप किया गया है, ठीक है, उसका जो एक एडेप्टेशन फंड जो हमारे क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करने के लिए एक फंड सेटअप किया गया है, भारत के अंदर इंडिया में कौन सी एंटिटी है जो उसको इंप्लीमेंट करती है? इंडिया में कौन सी एंटिटी आपकी रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग दिस अडॉप्टेशन फंड? ए, जैसे आपका वहां पे ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक फंड था, उसके लिए कुछ एजेंसी रेस्पॉन्सिबल थी जहां से फंड आता है उसको मैनेज करने के लिए। इंडिया के केस में जो एडेप्टेशन फंड है, आप देखो यहाँ पे देखोगे आप, एक ऑप्शन नीति आयोग भी है, एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी है, एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भी है। तो हम अगर उसको तुक्केबाजी में जवाब देंगे तो ये टिक कर सकते हैं या फिर ये टिक कर देंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक रूरल जैसे RBI आपका बैंक्स का बैंक होता है, उसी तरह से रूरल बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए यहाँ पे नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको जिम्मा सौंपा गया है भारत का जो अडेप्टेशन फंड बना है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, उसको मैनेज करने के लिए। तो ये इंप्लीमेंटेशन एंटिटी है विद रेस्पेक्ट टू एडेप्टेशन फंड सेटअप अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। साथियों ये सवाल आपको, इस तरह के सवाल बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है क्योंकि इंडिया का स्पेसिफिक प्लान है। एक जो फंड बना एडेप्टेशन फंड, ठीक है, हर कंट्री ने कुछ ना कुछ उसके इंप्लीमेंटेशन एंटिटी बनाई, भारत ने नाबार्ड को जिम्मा यहाँ पे सौंपा है। ये सवाल भी आपका UPSC प्री में पहले पूछा जा चुका है। तो ये एनवायरमेंट के सवाल जो मैंने कहा मेरा अनुभव UPSC का था, उसमें एनवायरमेंट का पेपर आता है, ये आपको काफी मदद करेगा। तो साथियों 10 क्वेश्चन लाए सीरीज में, इससे पहले भी कई लेक्चर्स मैंने कवर किए, उन सबको देखिएगा। 10 क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट था, ऐसे कई क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चन के PDF का हम अभी देख रहे होगे आप, लगातार मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, अनअकैडमी की फ्री क्लास ऐप पे, और उस स्पेशल क्लास में मैं आपको सारे के सारे PDF प्रोवाइड भी कर देता हूँ। और मेरा जो आपका अनअकैडमी का प्लस कोर्स कुछ कारणों की वजह से अभी इस थोड़ा सा डिले हो गया लॉन्च करने में, लेकिन मंडे को आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा। मंडे को मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अनअकैडमी के प्लस पे फॉर नेट JRF पेपर 1 को टारगेट करते हुए, जहां पे मैं PD के अलावा और टॉपिक्स भी कवर करूंगा लाइक कम्युनिकेशन, वैल्यू एजुकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मेरा भी उसमें भी एक अनुभव या मेरा उसमें एक्सपर्टीज रहा है। तो कोड एंड AB10 इस्तेमाल करने से आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं, और आपको मेरा कोड यूज करने से सारे एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। इस मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रैक्टिस करते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए, इस बार अब की बार JRF पार। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।